पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत उस पर बड़ा हमला कर देगा। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार और देशों से मदद मांग रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब और खाड़ी देशों से गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने खाड़ी देशों से कहा कि वो भारत पर दबाव डालकर दक्षिण एशिया में तनाव कम करवाए। पाकिस्तान ने गुरुवार को चीन समेत कई देशों से मदद मांगी। पाकिस्तान ने इस दौरान भारत पर यह आरोप लगाया कि सिंधु जल समझौते को हथियार की तरह भारत इस्तेमाल कर रहा है। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ लगातार खाड़ी देशों के राजदूतों से मुलाकात कर रहे हैं। शरीफ ने सऊदी अरब के राजदूत नवाब बिन सईद अल मलिकी से मुलाकात की। इस मुलाकात में शरीफ ने सऊदी के राजदूत से भारत पर दबाव डालने की बात भी कही है और पाकिस्तान ने दावा भी किया कि वो दक्षिण एशिया में शांति चाहता है। शहबाज शरीफ ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राजदूत हमद ओबैद समेत कुवैत के राजदूत नासिर अब्दुल रहमान जस्सर से भी मुलाकात की और इस दौरान शहबाज शरीफ इन सभी देशों से भारत को संयम बरतने की भी बात करते दिखे। तो वहीं शहबाज शरीफ खाड़ी देशों के राजदूतों के सामने झूठ बोलते भी नजर आए। शहबाज ने खाड़ी देशों के राजदूतों के सामने इस बात को भी जाहिर किया कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कई बलिदान दे चुका है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच जहां पर भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों में जुटी है, तो पाकिस्तान के सामने अब जवानों की भारी कमी का संकट भी है। आलम कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान पीओके में गांव वालों को ही हथियार चलाने की अब ट्रेनिंग दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना को पूरी छूट दे दी। सेना अब हमले का समय और लक्ष्य तय करने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ भारत के इस रुख से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तानी सेना पैनिक मोड में है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना में जवानों की भी भारी कमी हो गई। और देखिए, पीओके में पाकिस्तानी सेना ने कैंप लगाए हैं जहां स्थानीय ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कुर्ता पायजामा पहने एक ग्रामीण बंदूक चलाना और निशाना साधना सीखते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक आम लोगों को अब भारतीय सेना से मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। दरअसल कई पाकिस्तानी सैनिक भारत के साथ तनाव के बीच फ्रंट पर जाने से कतरा रहे हैं। आलम कुछ ऐसा है कि कई सैनिकों ने पाकिस्तानी आर्मी तक को छोड़ दिया है, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना में जवानों की कमी हो गई है और यही वजह है कि अब सेना को स्थानीय लोगों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिसे भारत के खिलाफ भड़काकर हथियार थमाए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच बांग्लादेश के एक पूर्व सैन्य अधिकारी और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के करीबी फजलुर रहमान ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर एक विवादित स्टेटमेंट दिया है। फजलुर रहमान ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। मोहम्मद यूनुस के करीबी फजल उर रहमान ने एक फेसबुक पोस्ट पे ये स्टेटमेंट दिया। इसमें वो लिखते हैं कि भारत पर इस कार्रवाई की वजह से चीन के साथ सैन्य समझौते की बात शुरू करनी चाहिए। और देखिए, पूर्व सैन्य अधिकारी के स्टेटमेंट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अब बैकफुट पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने फौरन इस स्टेटमेंट से खुद को अलग कर लिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह टिप्पणी सरकार की नीतियों को नहीं दर्शाती और न ही सरकार इस तरह की सोच का समर्थन करती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इसके साथ ही सभी से अनुरोध किया है कि इस तरह की व्यक्तिगत राय को बांग्लादेश की आधिकारिक नीति से ना जोड़े। बांग्लादेश की तरफ से आए स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को पूरी तरह से मानता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है और इसी बीच कर्नाटक के आवास और अल्पसंख्यक मंत्री जमीर अहमद खान का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री अहमद खान खुद पाकिस्तान से मुकाबला करने की बात करते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में कर्नाटक के मंत्री प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पाकिस्तान जाने की परमिशन मांग रहे हैं। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है और अगर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें इजाजत दे तो वो युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान ये कहते भी नजर आते हैं कि उन्हें एक आत्मघाती बम दिया जाए जिसे वो अपने शरीर पर बांधें और पाकिस्तान जाएंगे, उन पर हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर मुझे इजाजत मिले तो मैं ये अपने देश के लिए करने को तैयार हूं। साफ है कि पहलगाम हमले के बाद से पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है। लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी पाकिस्तान को लेकर सामने आ रहे हैं। तो वहीं कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान का यह स्टेटमेंट हैरान करने वाला है और यह स्टेटमेंट तेजी से काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक बड़ी सौगात देने जा रही है। अयोध्या में जहां पर विकास के लिए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं, कई करोड़ की विकास परियोजनाओं पर पहले से काम चल रहा है, तो योगी सरकार ने सरयू नदी में आधुनिक सुविधाओं से लैस फ्लोटिंग बेदिंग कुंड बनाने का भी फैसला लिया है।
अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लगातार श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जा रही है। अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु सबसे पहले सरयू स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और इसी को लेकर के योगी सरकार ने सरयू में फ्लोटिंग बाथिंग कुंड बनाने का फैसला लिया। सरकार का ये मानना है कि ऐसा करने से जहां पर श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी ये ठीक रहेगा। और देखिए, इस फ्लोटिंग बाथिंग कुंड में हाई क्वालिटी का फाइबर इस्तेमाल होगा, जिसमें कुंड का रेलिंग और उसमें सिक्योरिटी बोर्ड सहित कई सुरक्षा उपकरण भी होंगे। खास बात यह है कि इस कुंड के इर्द गिर्द शॉपिंग के लिए दुकानें भी बनाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालु अपने लिए जरूरी सामान भी खरीद पाएंगे। स्नान के लिए इस कुंड में अनवरत सरयू का पानी होगा और उसमें करीब 300 श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से स्नान भी कर पाएंगे। आपको बता दें कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करेगी और बहुत जल्दी इसका टेंडर निकाला जाएगा। ये फैसला अयोध्या में लगातार बढ़ती भीड़ और मेले के आयोजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रदेश की योगी सरकार के इस फैसले से जहां अयोध्या को एक नई सौगात मिलने जा रही है, तो वहीं इस प्रोजेक्ट से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं में खुशी है। बाथिंग कुंड का हम लोग ने टेंडर कर दिया है और इसका पर्पज ये है, उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो किनारे में नहाते हैं, तो इसको हम बीच नदी में ले जा करके जो है इसको कुंड को डाल करके और इसमें नहाने का व्यवस्था रहेगी। और एक तरह से समझ लीजिए मतलब नदी में मतलब स्विमिंग पूल की तरह ये काम करेगा। नीचे से उससे घिरा होगा तार और उससे जो है चीज़ों से, जिससे कोई व्यक्ति डूबेगा नहीं। साथ ही साथ इसमें कमरे भी रहेंगे, टॉयलेट भी रहेगा, कमरे भी रहेंगे, कपड़ा चेंज करने की भी व्यवस्था रहेगी। तो जो व्यक्ति जो है वहाँ रुकना चाहता है और वहाँ पे बढ़िया स्नान करके आनंद लेना चाहता है, तो उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। मेरी मौजूदगी है इस समय राम की पैड़ी पर और यहाँ इसी तरीके से लोग स्नान कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्या के रहने वाले। अयोध्या के? जी जी। अभी जो है बाथिंग कुंड, फ्लोटिंग बाथिंग कुंड बनाने जा रही है योगी सरकार। क्या कहेंगे उसको लेकर? अयोध्या को कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए आस्था का विषय है अयोध्या। अयोध्या जो भी आएगा स्नान करने के बाद ही हनुमानगढ़ी और उसके बाद में राम मंदिर जाएगा, तो जितनी ज़्यादा सेफ्टी रहेगी उतना ही बढ़िया रहेगा। अगर योगी सरकार इसके बारे में सोच रही है तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे साथ आप भी हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है। स्नान तो आप कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार फिर एक बड़ा कुंड बनाने जा रहे हैं जिसमें 300 लोग एक साथ स्नान कर सकेंगे। सर ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं खुद बिहार से चल के आया हूँ, बिहार में मोतिहारी जिला से जी, और यही दर्शन करने आया हूँ। लगभग मैं 1 घंटा से एंजॉय ले रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी लग रहा है कि हाँ, कम से कम योगी सरकार के रहते हुए हम लोग को इतना सुविधा मिलने जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें एक खुशी है कि प्रदेश की योगी सरकार जो काम कर रही है वो बिल्कुल यहाँ पर श्रद्धालुओं के हित में है। आकाशवाणी भारत 24 अयोध्या। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल के पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ नेपाल से आए हुए 10 सदस्यों के डेलीगेशन मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के मित्रतापूर्ण संबंधों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि सीमावर्ती जिलों में आपसी समन्वय से विकास कार्यों को गति किस तरह से दी जाए। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड और नेपाल सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच सदियों पुराना ऐतिहासिक संबंध भी है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश इसी कोशिश में है कि संबंध और प्रगाढ़ हो। और देखिए, नेपाल के पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री को सीएम धामी ने सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में सहयोग का आश्वासन भी दिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देने और पर्यटन विकास, आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श भी हुआ। उत्तराखंड का चंपावत, पिथौरागढ़ और खटीमा क्षेत्र नेपाल से मिला हुआ है और इस क्षेत्र में नेपाल और उत्तराखंड के बीच रोटी बेटी का संबंध है। बड़ी संख्या में नेपाल के लोग उत्तराखंड की सीमा से व्यापार करते हैं। इसके अलावा भारतीय लोग भी इसी सीमा से नेपाल में प्रवेश करते हैं। दोनों देशों के मित्रतापूर्ण संबंधों की वजह से बड़ी मात्रा में व्यापार यहाँ पर किया जाता है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सरकारी भूमि पर बने हुए अवैध मदरसे पर धामी सरकार के बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में किच्छा विधानसभा में आने वाले ग्राम कुरैया में एक अवैध मदरसे को जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए ध्वस्त कर दिया है। आज सुबह सुबह ये कार्रवाई की गई। एक्शन के दौरान रुद्रपुर और किच्छा के उप जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, 4 CO, लगभग आधा दर्जन थानों के इंस्पेक्टर्स और SI समेत भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। कार्रवाई के दौरान 500 मीटर के इलाके को पूरी तरीके से 0 जोन घोषित कर दिया गया था। और देखिए, अवैध मदरसों के सर्वे के दौरान में जिला प्रशासन के सामने ये मामला सामने आया था। प्रशासन की तरफ से इस पर नोटिस भी चस्पा किया गया। जमीन संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए भी बोला गया। कुछ दिन पहले ही इस अवैध मदरसे को सील किया गया था, क्योंकि ये बगैर मान्यता के ही चल रहा था।
30 अप्रैल को नोटिस की मियाद खत्म हो गई थी। नोटिस का जवाब नहीं दिए जाने पर इस अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया। इस अवैध मदरसे ने करीब 4 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था, जिसे आज कब्जा मुक्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के सुनील यादव बनाम उत्तराखंड राज्य रिट पिटीशन में जो आदेश पारित हुए हैं, तो उसमें सरकारी जमीन से सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाना है। उसी क्रम में विधिवत रूप से यहाँ पर नोटिस पारित किया गया था। नोटिस के बाद भी जब अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पर्याप्त पुलिस बल के साथ और पुलिस सहयोग के साथ आज सवेरे इस अतिक्रमण को हटाया गया है और आगे भी जितने भी अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनों पर किए गए हैं, इन पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। खत्म कर दिया। हिंदू छात्राओं को लव जिहाद में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि आरोपी फरहान भागने की फिराक में था। इस दौरान उसने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने पिस्टल छीनकर फरहान फरार होने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान पिस्टल छीनते वक्त उसको गोली लग गई। भोपाल लव जिहाद मामले के आरोपी फरहान के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे पुलिस ने भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की टीम को भी अस्पताल में तैनात किया गया। और देखिए, शुक्रवार को ही भोपाल की अशोका गार्डन थाना पुलिस को फरहान की रिमांड मिली थी। रिमांड के दौरान में पुलिसकर्मियों से थाने से उसकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी की तस्दीक लेकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान में फरहान ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनने का प्रयास किया था। फरहान और उसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज की हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया था। फरहान और उसके साथियों ने लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर उनके साथ गलत किया। इसके बाद इन लोगों ने उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया। अशोका गार्डन से बिल्किसगंज जिला सीहोर के लिए हम लोग रवाना हुए थे। रास्ते में रातीबर थाने से आगे ग्राम सरवर के पास आरोपी ने सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनी और आक्रमण करने का प्रयास किया। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हुआ था। इसके उपरांत एक गोली चली, जिससे जो फरहान आरोपी था उसको चोट लगी है। फिलहाल उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल भर्ती किया गया। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब भक्तों को बद्रीनाथ धाम के दर्शन का इंतजार है। 4 मई यानी कि कल सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ धाम को अंतिम पड़ाव माना गया है। यहाँ पर दर्शन किए बिना 4 धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। और बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। यमुनोत्री, केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाती है। गंगोत्री के भी कपाट खुल चुके हैं। और देखिए, भगवान बद्री विशाल के कपाट कल खोले जाएंगे, जिसके चलते श्रद्धालु यहां पहुंचने लगे हैं। उत्तराखंड के हिमालयी गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ शहर में स्थित बद्रीनाथ धाम लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से जुड़ी धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में जाने से श्रद्धालुओं के सारे पाप धुल जाते हैं। बद्रीनाथ की पूजा करने वाले मुख्य पुजारी को रावल कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश और बद्रीनाथ जी की मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ रावल को ही है। कपाट खुलने से पहले नरसिंह मंदिर, जोशीमठ से भगवान विष्णु की चल मूर्ति और पूजन सामग्री लेकर यात्रा की जाती है।